अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब अक्सर कोई मसला होता है तो कहते हैं जी डॉक्टर साहब कहते हैं जी एक्सरे करा ले आओ। वो जो एक्सरे कराने जाते हैं वो एक्सरेज क्या होती हैं और उनका काम क्या है, किस काम आते हैं, पैदा कैसे होते हैं, ये डिस्कस किया जाएगा आज की इस वीडियो में। जनाब एक्सरेज, एक्स आमतौर पे मैथ वाले अननोन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते हैं। तो शुरू में ये नाम भी जब विलियम रोंटगन ने एक्सरेज दरियाफ्त की तो शुरू में ये एग्जैक्ट नेचर का अंदाज़ा नहीं था, तो उसने उसका नाम रख दिया एक्स रेज यानी अननोन रेज। तो ख्याल ये था कि वक्त के साथ जब नेचर का पता चल जाएगा तो एक्चुअली नाम रख लेंगे, लेकिन हुआ ये कि जैसे किसी बच्चे का नाम शुरू में काका रख देते हैं और बाद में बड़ा हो गया वो सारी उम्र बुढ़ा हो गया भी काका काका ही कहलाता है, ऐसे ही अब भी ये एक्सरेज के नाम से ही जानी जाती हैं। जनाब शुरू करते हैं, एक्सरेज कहाँ से पैदा होती हैं, असल वजह क्या है। टॉपिक की हेडिंग देखें जनाब, इनर शेल ट्रांजिशंस। इनर शेल्स में होने वाली तब्दीलियां जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं इनर शेल्स में। देखिए जी ये बात तो पहले हो चुकी है बहुत थ्योरी में कि जब आप इलेक्ट्रॉन को देखेंगे लोअर ऑर्बिट्स में तो पहले और दूसरे ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होता है, दूसरे और तीसरे के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस उससे भी कम हो जाता है, तीसरे और चौथे में एनर्जी का डिफरेंस और कम, चौथे और पांचवें में और कम। तो जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट्स की तरफ मूव करते हैं एनर्जी लेवल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाता है। इवन हाइड्रोजन जैसे एटम है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन है जिसने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड करना है इलेक्ट्रॉन को, उसमें भी इनर शेल्स में, लोअर शेल्स में, लोअर ऑर्बिट्स में पहले और दूसरे ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस इतना होता है जो अल्ट्रावायलेट रीजन में होता है। तो जब आप उससे ज्यादा हायर एलिमेंट्स की तरफ मूव करेंगे, खासतौर पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स तक पहुंचते पहुंचते, मेटल्स तक पहुंचते पहुंचते जनाब लोअर ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस और ज्यादा होता जाएगा। ज्यादा क्यों होता जाएगा? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है ज्यादा, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा मिलेगी। नतीजा क्या होगा? एक तो ये कि उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी अपने ऑर्बिट को मेंटेन रखने के लिए, और दूसरा ये कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा होती जाएगी क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए फिर एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो हायर एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली बाउंड होता जाएगा क्योंकि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर ज्यादा लग रही है। तो हैवी एलिमेंट्स में इनर शेल्स, इनर शेल्स का मतलब है कि लोअर ऑर्बिट्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस लाइटर एलिमेंट्स की निस्बत ज्यादा होगा। तो हैवी एलिमेंट्स में इनर शेल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस बढ़ते 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 अल्ट्रावायलेट से बढ़ के एक्सरेज की रेंज में आ जाता है। इसलिए जब कभी ऐसा होगा कि हैवी एलिमेंट्स में, जो बड़े एलिमेंट हैं उनमें जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में, इनर ऑर्बिट्स में, लोअर ऑर्बिट्स में जो न्यूक्लियस से करीब आ जाते हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऑर्बिट्स यहां तक, तो फिर एनर्जी का डिफरेंस इतना ज्यादा हो सकता है, होगा बल्कि कि वो एक्सरेज इमिट करेगा। तो एक्सरेज की प्रोडक्शन के लिए जरूरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो लोअर शेल्स में, इनर शेल्स में पहली बात, और हैवी एलिमेंट्स में। लाइटर एलिमेंट में एनर्जी का डिफरेंस अल्ट्रावायलेट तक ही रहेगा, हैवी एलिमेंट में जाके एक्सरेज की रेंज में आएगा। तो ओनली इनर शेल ट्रांजिशन के नतीजे में ही एक्सरेज की प्रोडक्शन होगी, और वो भी हैवी एलिमेंट में, नॉट इन लाइटर एलिमेंट्स। तो एक तो इस बात का ख्याल रहे, ध्यान रहे। अब सवाल एक पैदा होता है, वैसे तो रोज बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, लेकिन यहां पे एक सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, क्यों? यही बात यह है कि लोअर ऑर्बिट्स में यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 हैं, 2 चाहिए 2 हैं, यहां पे 8 चाहिए तो 8 हैं। हर ऑर्बिट तो फिल है, अगर कोई खाली ऑर्बिट है तो वो हायर ऑर्बिट होंगे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकला होगा तो हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकला होगा। लोअर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का निकलना कोई इतना आसान काम नहीं है और नॉर्मली ऐसा होता भी नहीं है। तो लोअर ऑर्बिट से तो इलेक्ट्रॉन निकला ही नहीं, वहां पे तो जगह ही खाली नहीं है। जब जगह नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का दिमाग खराब है, वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आए। जब वहां पे जगह ही खाली नहीं है तो हमें जगह बनाना पड़ेगी।
तो जनाब एक्सरेज की प्रोडक्शन में जो मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है वो ये है जनाब, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। लेआउट आपके सामने है, ये कूलेज ट्यूब है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। इसमें क्या किया जाएगा, किसी ना किसी तरह से ना जी कर करा के काटा वादा थूथा करके हम किसी हैवी एलिमेंट में, यहाँ पे जो टारगेट होगा वो मेटल्स होती हैं आमतौर पे, मोलिब्डेनम हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है टारगेट, या जनाब टंगस्टन अक्सर हुआ करता है टारगेट। तो इस हैवी एलिमेंट के जो एटम्स हैं इनके लोअर शेल से पहले हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वहां पे गुंजाइश पैदा करेंगे, वहां पे जगह बनाएंगे, वहां पे वैकेंसी क्रिएट करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे। जब यहां से इनर शेल से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा फिर उसकी जगह फिल करने के लिए खुद ब खुद ही हायर ऑर्बिट से लो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि यहां इनर शेल से इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाएगा। उसके लिए जनाब हम यहां पे वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे फिलामेंट को, इलेक्ट्रॉन गन बनेगी, इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर को। तो इनकी किनेटिक एनर्जी ज्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे इनके दरमियान। इसे हम बनाएंगे जनाबे आली पॉजिटिव टर्मिनल, और इसे हम बनाएंगे पॉजिटिव टर्मिनल और इसे बनाएंगे जी नेगेटिव टर्मिनल। तो जनाब यहाँ बुक में ना यहाँ पे एसी वोल्टेज लगाए हुए हैं आपकी बुक में, वो ठीक नहीं है, उसको ठीक कर लेना आपने। यहाँ पे डीसी सप्लाई दी जाती है क्योंकि यहाँ पे जब हायर पोटेंशियल होगा ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उन्हें किनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, तो बेहतर परफॉर्मेंस होगी। अगर यहाँ पे आप अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करेंगे वो तो यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, तो कभी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन मिलेगी, कभी रिपल्शन मिलेगी, वो ठीक नहीं होगा। तो जनाब ये इस तरह से ऐसे करके बनाने का मकसद क्या है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके पड़ेंगे, फिर जब एक्सरेज निकलेंगे वो यहाँ से ऐसे करके निकलेंगे जी, परपेंडिकुलर टू सरफेस निकलेंगे। इधर को आगे पेशेंट होगा जिसके ऊपर एक्सरेज पड़ने वाले हैं, जिसका डायग्नोस्टिक करना है जी उसको। तो बहरहाल अब होगा ये कि यहां से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आएंगे और वो इलेक्ट्रॉन आके एटम्स में इनर शेल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पहले ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, पांचवें अगर ऑर्बिट है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे। ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये भी रिपेल करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कैसे इनर शेल्स तक पहुंचेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ये काम बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट यहां से जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उनमें से बहुत थोड़े होंगे जो इनर शेल तक पहुंचने में कामयाब होंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में कामयाब होंगे, और जो फिर यहां पे वैकेंसी क्रिएट करने का सबब बनेंगे। ज्यादातर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पहले से बाहर वाले आउटर ऑर्बिट से ही रिपेल हो जाएंगे। इसकी एफिशिएंसी लेस देन 1% होती है। सैकड़ों हजारों इलेक्ट्रॉन आएंगे, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा आएंगे। तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो इनर शेल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। तो बहरहाल वेरी रेयर चांस है कि जब जाके इनर शेल तक इलेक्ट्रॉन जाएगा और वहां से कोई इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करेगा, अपनी एनर्जी उसको देगा। तो बहरहाल अगर ऐसा हो जाएगा तब हमारी डिस्कशन आगे चल रही है, नहीं होगा तो खसमानु खावे फिसानू की। तो जनाब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा और वो इस टारगेट मटेरियल के इनर शेल में किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगी। ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए फिर हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा। फिर हैवी एलिमेंट में इनर शेल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस इतना होगा कि एक्सरेज की रेंज में एनर्जी बनेगी। फिर यहां से एक्सरे फोटॉन्स निकलेंगे। तो याद रखिए एक्सरे प्रोडक्शन के मैकेनिज्म ने इस फिनोमेनन में इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं और फोटॉन निकलते हैं। एक्सरे प्रोडक्शन इज द रिवर्स फिनोमेनन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटॉन पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं फोटॉन निकलते हैं, ये रिवर्स है। अगर कहा जाए कि जनाब एक्सरे प्रोडक्शन का ऑपोजिट क्या है तो कॉम्पटन इफेक्ट का नाम नहीं लेना, अगरचे उसमें भी एक्सरेज इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसमें सारी की सारी एनर्जी कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होती, वहां पे स्कैटरिंग होती है, सारी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होती। यहां पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, वहां पे फोटोन पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहां इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं तो फोटोन निकलते हैं।
तो ये याद रखिएगा जनाब, यहाँ पे वोल्टेज डीसी अप्लाई करने हैं और ये वाले वोल्टेज डिसाइड करेंगे कि एक्सरेज की पेनिट्रेशन पावर कितनी है, इनकी क्वालिटी कैसी है। जितनी ज्यादा एनर्जी वाले एक्सरेज होंगे क्वालिटी उतनी डेफिनेटली बेहतर होगी। बहरहाल ये बात आगे जाके भी हमने करना है। तो जनाबे आली यहां से एक्सरेज निकले। अच्छा, अब बात ये है, ये डायग्राम मैं दोबारा बनाता हूं। तो हमारे पास जो एक्सरेज बन रही हैं, जो एक्सरेज निकल रहे हैं, इनमें ये न्यूक्लियस है, मैं पूरा ऑर्बिट नहीं बनाता। ये है पहला ऑर्बिट जनाबे आली, ये है जी दूसरा ऑर्बिट, ये है जनाबे आली तीसरा ऑर्बिट। एनर्जी लेवल के लिहाज से बनाई हुई है, यहां पे एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, यहां पे थोड़ा कम हो गया। ये चौथा ऑर्बिट है, यहां पे इनके दरमियान एनर्जी का डिफरेंस और कम हो गया। तो जनाब हमारे पास जो एक्सरे फोटॉन्स निकलते हैं वो कौन कौन से होंगे? फर्ज करें कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उसने पहले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाल बाहर किया, अपनी एनर्जी उसको दे दी। ज्यादा चांस ये है कि रिपल्शन के जरिए ही उसने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। हो सकता है किसी वजह से कोलाइड भी कर गया हो, लेकिन इतने करीब आना कि कोलाइड कर जाए जरा मुश्किल काम है, तो ज्यादा चांस यही है कि उसने रिपल्शन की होगी। बहरहाल उसने अपनी एनर्जी इसको दे दी, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यहां पे वैकेंसी खाली हो गई। तो दूसरे ऑर्बिट से इसकी जगह फिल करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन आ सकता है पहले ऑर्बिट में, और तीसरे ऑर्बिट से भी पहले ओहो ये लाइन जरा साइड पे लगाते हैं। तो जनाब तीसरे ऑर्बिट से भी पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ सकता है वैकेंसी को फिल करने के लिए। तो हमारे पास जो एक्सरे फोटॉन्स हैं उनका नाम है जनाब, ये एक्सरे फोटॉन की एनर्जी है। एक हमारे पास फोटॉन है के अल्फा फोटॉन। कौन सा? के अल्फा फोटॉन। देखिए हम नाम रखते हैं ट्रेडिशनली, जो हम नाम रखा करते हैं इन ऑर्बिट्स का, KLMN शेल्स। तो फर्ज करें कि ओरिजिनली के शेल से, के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकला और उसकी जगह लेने के लिए, उसको इसकी जगह उसकी वैकेंसी फिल करने के लिए एल शेल से इलेक्ट्रॉन आया। तो जनाब एल शेल में जितनी एनर्जी थी माइनस के शेल में जाके जितनी एनर्जी बनी है, ये एनर्जी का जो डिफरेंस है, इतनी एनर्जी का फोटोन खारिज किया। इस फोटोन का नाम है के अल्फा। के अल्फा नाम क्यों रखा गया? के ओरिजिनली के शेल में वैकेंसी खाली हुई। अल्फा ग्रीक अल्फाबेट्स का पहला वर्ड है, इसका मतलब है कि बिल्कुल पास से पहला ही पड़ोसी, नियरेस्ट नेबर उसकी जगह फिल करने के लिए आ गया। तो अगर ऐसा हो कि जनाब देखिएगा के बीटा फोटोन भी हो सकता है। ये कब होगा? ये तब होगा अगर ओरिजिनली के शेल से एनर्जी खारिज हो, और सॉरी इलेक्ट्रॉन खारिज हो, वैकेंसी क्रिएट हो, और इसको फिल करने के लिए पहला छोड़ के दूसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएगा। पहला छोड़ के दूसरे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आएगा, ये के बीटा बनेगा। तो इसमें एनर्जी कितनी होगी फोटोन की? ओरिजिनली के शेल से तो फॉल कर रहा है के शेल में, और कहां से आ रहा है? एम शेल से आ रहा है। एम और के के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है और एल और के के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कम है। इसका मतलब है कि के अल्फा फोटोन की एनर्जी कम है और के बीटा फोटोन की एनर्जी ज्यादा है। लेकिन चांसेस किसके ज्यादा हैं? क्या नियरेस्ट नेबर के यहां पे आने के चांसेस ज्यादा हैं, या ये इसको फलांग के आएगा, क्रॉस करके आएगा? डेफिनेटली यहां से यहां तक आने के चांसेस कम है, इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो जब आप एक्सरेज का स्पेक्ट्रम देखेंगे जो कि अभी हम बनाने वाले हैं, तो उसमें के अल्फा ये ज्यादा फोटोन होंगे तादाद में, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी कम होगी। अगरचे के अल्फा की एनर्जी कम है और के बीटा की एनर्जी जरा ज्यादा है। तो जनाब बिल्कुल इसी तरह से हो सकता है कि ओरिजिनली एल शेल में वैकेंसी खारिज हो, खाली हो। एल शेल में अगर वैकेंसी क्रिएट होगी तो एम से एल में इलेक्ट्रॉन आएगा वैकेंसी को फिल करने के लिए। उस फोटोन का नाम क्या रखा जाएगा जनाबे आली? ए एल अल्फा। एल अल्फा ओरिजिनली एल शेल में वैकेंसी खाली हुई और उसका नियरेस्ट नेबर आया, एम से एल में आया, तो ई एम माइनस ई एल ये वाली एनर्जी होगी फिर उसकी। तो अब इस फोटोन की एनर्जी कितनी है डिपेंड करता है इन दो के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कितना है। इसके मुकाबले में ये डिफरेंस कम है, तो के अल्फा के मुकाबले में एल अल्फा की एनर्जी कम है। तो इस तरह से आपने हिसाब किताब रखना है। तो उसके बाद तीसरे शेल में, हायर ऑर्बिट से तीसरे शेल में अगर इलेक्ट्रॉन आएगा फिर एक्सरे प्रोडक्शन शायद ना हो, क्योंकि तब तक एनर्जी कम होके, एक्सरे से कम होके अल्ट्रावायलेट की रेंज तक चली जाएगी। अच्छा एक और बात भी है जनाब कि एक्सरेज
तक की रेंज तक निकलेंगी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हैं। तो इसमें जब एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन है, ये एटॉमिक एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन इसको हम कहेंगे। न्यूक्लियर एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन वो न्यूक्लियर फिजिक्स के हवाले से, वो न्यूक्लियस के हवाले से टर्म इस्तेमाल की जाती है। तो चलें अब हम एक्सरेज का स्पेक्ट्रम बनाते हैं। ये टारगेट मटेरियल कौन सा है, ये एलिमेंट कौन सा है, इसकी एनर्जी कितनी है, इसकी एनर्जी कितनी है। हर एक केस में के अल्फा के बीटा की एनर्जी एक जैसी नहीं होगी। क्यों? अगर ये टारगेट, ये एलिमेंट, ये एटम अगर मोलिब्डेनम है, टंगस्टन है या कोई और है, तो उनमें ऑर्बिट्स की एनर्जी का फर्क होगा, डिफरेंस का फर्क होगा, तो ये थोड़ा बहुत फर्क होगा। हर मटेरियल के लिहाज से ये वैल्यूज थोड़ी बहुत वेरी करेंगी और करना भी चाहिए। लेकिन ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है तो कैसा होना चाहिए, डिस्क्रीट होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जी, तो जनाब ये वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान ये हम ग्राफ बनाने लगे हैं। देखिएगा जनाब आली जरा ए लो जी, अब देखें यहां पे एक मिनिमम वेवलेंथ से लेकर मैक्सिमम वेवलेंथ तक, ये तो सारी की सारी वेवलेंथ शामिल है। तो ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है एक्सरेज का, ये तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो जनाब ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों बन रहा है? ये तो बनना चाहिए डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। इसमें देखें ये जो पूरा स्पेक्ट्रम है, इसके ओवरऑल हम दो हिस्से बनाते हैं, दो हिस्से हम करते हैं। एक तो ये आपको पीक नजर आ रही हैं, दो पीक्स हैं। इनमें से जो ज्यादा वेवलेंथ वाली है, वेवलेंथ ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मतलब इधर को वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी कम। कम एनर्जी किसकी है जनाब? के अल्फा की। और इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, जैसे मैंने भी पहले कहा कि नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे के अल्फा वाले, तो ये के अल्फा की पीक है। और ये वाली है जनाब आली के बीटा की पीक है, तो के अल्फा की चांसेस ज्यादा हैं। तो ये जो पीक्स है और ज्यादातर फोटोन यही है के अल्फा के बीटा के, जो टारगेट मटेरियल से फोटोन निकले हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के नतीजे में, इलेक्ट्रॉन के हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप करने के नतीजे में जो निकले हैं, ये वो हैं, ये वाले। ठीक है जी। अब ये भी ये डिस्क्रीट है, ये वैल्यू बिल्कुल अलग है, ये वाली वैल्यू बिल्कुल अलग है, ये डिस्क्रीट है, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम ही है। तो इसमें ये कंटिन्यूटी कहां से आ गई, ये भी जरा बाद में बात करते हैं। ये जो पीक्स हैं कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम में, जो पीक्स हैं ये कहलाती हैं जनाब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ये डिस्क्रीट ही हैं और ये टारगेट मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। तो अगर टारगेट मटेरियल में एनर्जी लेवल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस चेंज होगा तो ये एनर्जी के अल्फा की और के बीटा की एनर्जी और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये चेंज होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज ये डिपेंड करते हैं किस पे, टारगेट मटेरियल पे। ये पीक्स की वैल्यू कहां कहां पे है, ये डिपेंड करते हैं किस पे, टारगेट मटेरियल पे। डिपेंड्स अपॉन, मैं लिख भी देता हूं, डिपेंड्स अपॉन। वीडियो जरा ध्यान से देखा करें और कॉन्शियसली पॉइंट्स नोट किया करें, ये आपका काम है। डिपेंड्स अपॉन टारगेट मटेरियल। ठीक हो गया जनाब आली, और ये मिकदार में सबसे ज्यादा है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि जनाब ये कंटिन्यूटी कहां से आ गई, बाकी ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली जो वेवलेंथ है, ये वाली वेवलेंथ है, ये वाली है, ये वाली है, ये वाली है, ये तो इसके किसी ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस ऐसा नहीं है, ये तो टारगेट मटेरियल के हिसाब से नहीं है। असल में हुआ क्या, हुआ ये कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है जो काफी ज्यादा एनर्जी लेके आया और जिसने आके टारगेट मटेरियल में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला, इजेक्ट किया और वैकेंसी क्रिएट की, इसने अपनी एनर्जी इसको दे दी। तो इसकी अपनी एनर्जी कहां गई, कौन सी एनर्जी, किनेटिक एनर्जी। और इसकी एनर्जी कहां, मैच तो नहीं दिया, इसकी अपनी एनर्जी कहां गई जनाब आली, इसकी एनर्जी का लॉस हो गया। तो इसकी किनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया, इसकी स्पीड कम हो गई, ये डीसेलरेट हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन इसमें पैदा हुआ। और जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज करते हैं। तो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जब डीसेलरेट होगा तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन खारिज करेगा, ये भी फोटोन खारिज करेगा। अब ये जो फोटोन खारिज करेगा ये कौन से होंगे, लॉट्स ऑफ वैरायटी होगी, बहुत वैरायटी होगी इसमें।
वो वैरायटी क्यों होगी? वजह ये है कि जो इंसिडेंट आया, आप जेब में 50,000 लेके निकल जाएं और कहें कि अल्लाह की रात में दे के आना है, किसको देंगे, कितना देंगे? हो सकता है पहले ही बंदा मिले, आप तरस खा के 50,000 उसको दे दें, हो सकता है रुपया करके दें, हो सकता है 100 करके दें, 2 हज़ार करके दें, किसी को 10,000 दे दिया, किसी को 20,000 दे दिया, किसी को 5 दिए, किसी को 10 दिए। हो सकता है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन पहले ही मरहले में, पहले ही इंपैक्ट में सारी एनर्जी लूज कर दे। तो वो सारी एनर्जी जो लेके आया, जो किनेटिक एनर्जी लेके आया, मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी वो पोटेंशियल है जहां से वो एक्साइट हुआ। तो जनाब मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी जब वो लेके आया, और वो जितनी भी लेके आया, वो मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी उसने पहले ही इंपैक्ट में लूज कर दी, तो मैक्सिमम एनर्जी में चेंज आएगी। तो मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन ये खारिज करेगा। मैक्सिमम एनर्जी मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम वेवलेंथ। ये जो मिनिमम वेवलेंथ है ये डिपेंड करती है किस पे? इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी पे। और इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? फिलामेंट के वोल्टेज पे, जहां से वो एक्साइट होके आ रहा है, जहां से वो बाहर निकला है। तो अगर आप फिलामेंट के वोल्टेज ज्यादा करेंगे, अगर आप फिलामेंट के वोल्टेज ये वाले ज्यादा करेंगे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा एनर्जी लेके आएगा। और इनमें से कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो कि पहले ही इंपैक्ट में, पहले ही इंटरेक्शन में सारी एनर्जी लूज कर देगा, तो मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन वो खारिज करेगा। आप देखें इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, इसका मतलब है पहले ही इंपैक्ट में एनर्जी लूज करने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन है सही। तो ये जब एनर्जी लूज करेगा पहले ही, इधर को मैं हो जाऊं, तो पहले ही इंपैक्ट में जब ये एनर्जी लूज करेगा तो मिनिमम वेवलेंथ, तो अगर आप चाहते हैं कि मिनिमम वेवलेंथ और कम हो जाए, मिनिमम वेवलेंथ कम करने का मतलब है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ज्यादा करना, मैक्सिमम एनर्जी ज्यादा करना, तो पहले ही इंपैक्ट में इससे भी ज्यादा एनर्जी लूज करे तो ज्यादा एनर्जी देके भेजें। ज्यादा एनर्जी देके भेजें मतलब ज्यादा वोल्टेज देके भेजें। तो मिनिमम वेवलेंथ will be reduced by increasing filament वोल्टेज। याद रखें फिलामेंट के करंट से कोई ताल्लुक नहीं है, एमसीक्यू में आता है ये। तो फिलामेंट के वोल्टेज ज्यादा करने से मिनिमम वेवलेंथ कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन चांस कम है कि मिनिमम वेवलेंथ पैदा हो कि एक ही इंपैक्ट में सारी एनर्जी लूज कर दें। ज्यादा चांस किस बात के हैं? ज्यादा चांस ये है कि वो आके टकराएगा कुछ एनर्जी, एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, तो वो जब आएगा तो कुछ एनर्जी पहले इंपैक्ट में लूज कर देगा, टकरा के वहां गया, कोई टुकड़ा वहां गया तो कुछ एनर्जी वहां से लूज करेगा, फिर यहां से इधर को गया, कुछ एनर्जी यहां से लूज करेगा, कुछ एनर्जी वहां से लूज करेगा, कुछ एनर्जी वहां से लूज करेगा। तो होगा क्या? स्टेप्स में एनर्जी लूज करेगा, थोड़ी थोड़ी एनर्जी के फोटोन, तो ये टामे टामे कई सारे, ये सारे फोटोन निकलते जाएंगे और स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता जाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के साथ जो कंटिन्यूस वाला फैक्टर है, इसे कहते हैं ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन। क्या जी? ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन या ब्रेकिंग रेडिएशन। मुझे उम्मीद है कि स्पेलिंग ठीक होंगे, फिर भी काटा वादा थू था, बुक पे देख लेनी है। तो ब्रेमस्ट्रॉलिंग का मतलब ही ये होता है टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। ब्रेकिंग रेडिएशन जो टूट टूट के आता है। तो एक्सरे स्पेक्ट्रम ओवरऑल कंटिन्यूस है, लेकिन इसमें जो दो हिस्से हैं, इसकी कंटिन्यूटी और डिस्क्रीटनेस। डिस्क्रीटनेस का ताल्लुक है टारगेट मटेरियल से, कंटिन्यूटी का, मिनिमम वेवलेंथ का ताल्लुक है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये फैक्टर कहलाता है ब्रेमस्ट्रॉलिंग या ब्रेकिंग रेडिएशन। ठीक है, वो गाड़ी की ब्रेक वाली नहीं, ठीक है, ये ब्रेक टूट गया टोटे टोटे वाला। तो जनाब इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम वेवलेंथ है उसके लिए क्या लिखेंगे? किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी, यानी कि चले मैं यहां पे फिर से लिखता हूं, मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवी। एनर्जी किसके बराबर है? इज इक्वल टू एच एफ। मैक्सिमम इक्वल टू, अक्सर न्यूमेरिकल में, शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में ये आता है एच सी ओवर लैम्डा। फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो वेवलेंथ मिनिमम होगी। ये फार्मूला बड़ा मशहूर होता है, न्यूमेरिकल भी 2 होंगे इसकी एक्सरसाइज में और एमसीक्यूज में भी बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो है इसका टारगेट मटेरियल से कोई ताल्लुक नहीं है, ये ब्रेकिंग रेडिएशन के लिए है, ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन के लिए है, और इसका ताल्लुक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के साथ है, इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी के साथ है। तो ये तो इसमें आ गया। अच्छा, अब हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हार्ड एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज और सॉफ्ट एक्सरेज। हार्ड एक्सरेज क्या हैं?
जनाब हार्ड एक्सरेज वो हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरेज हैं, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी या हाई एनर्जी एक्सरेज हैं और इनकी पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए तरीका क्या है कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी देके भेजें, ज़्यादा एनर्जी वाले, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाले जो फोटोन हैं वो आपको मिलेंगे। इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम या ज़्यादा करने से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज पे फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो ये है कि एक्सरेज होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज इन्हीं फ्रीक्वेंसीज के, इन्हीं एनर्जीज के, इन्हीं वेवलेंथ के रहेंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनाब अगर आमतौर पे ना रफली 10 keV से अगर इलेक्ट्रॉन एक्सरेज की एनर्जी 10 जो मैक्सिमम एक्सरे हैं उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एनर्जी है वो 10 keV से ज़रा ज़्यादा है तो ये हार्ड एक्सरेज कहलाते हैं। ये वैल्यू कोई एग्जैक्ट नहीं है, मुख्तलिफ बुक्स में आपको थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ मिल सकती है, तो ये इसलिए इतना मसला नहीं है। बड़ा रफली आपको पता होना चाहिए कि इस रेंज के लगभग जो एनर्जी है वो हार्ड एक्सरेज कहलाएंगे, फिर उनकी पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा होगी, क्वालिटी उनकी बेहतर होगी। तो जनाब एक्सरेज प्रोडक्शन में हमने एक्सरेज कैसे पैदा होती हैं, उसकी इक्वेशंस, कैरेक्टरिस्टिक वगैरह ये सारे मामला तो हमने डिस्कस कर लिए। जो टारगेट मटेरियल है, टंगस्टन है, फलां है, उसका चार्ज नंबर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि उसके नतीजे में इनर शेल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस भी ज्यादा होगा, एक्सरेज की एनर्जी बेहतर होगी, फ्रीक्वेंसी बेहतर होगी और साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होना चाहिए। टारगेट मटेरियल शुड बी ऑफ हाई चार्ज नंबर, हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्यों मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन आके टकराएंगे, फ्रिक्शन होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, हीट होगा तो गर्म होगा, हो सकता है। तो ये ना हो कि आपका टारगेट ही पिघल जाए। ठीक, तो जनाब हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई चार्ज नंबर वाला टारगेट मटेरियल होना चाहिए एक्सरेज प्रोडक्शन के लिए। ठीक हो गया जी। जनाब ये यूजेस एक्सरेज के क्या क्या हैं? जनाब जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है जनाब मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे एक्सरेज इस्तेमाल होते हैं। कैसे जी? मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। कोई मसला हो कहते जी एक्सरे करा ले आओ। बेसिकली मकसद क्या है? इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होते हैं एक्सरेज, क्रैक्स ढूंढने के लिए, टेढ़े ढूंढने के लिए। ये जो बॉडी का एक्सरे कराते हैं उसमें मैदे का दर्द तो मालूम नहीं करते, हड्डियों में क्रैक वगैरह मालूम करते हैं। तो जनाब शैडो टेक्निक है बेसिकली जो हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं जी? ये मेरे हाथ का एक्सरे करना है तो क्या करते हैं, वो जो एक्सरेज जहां से प्रोडक्शन होती है, जहां से एक्सरेज खारिज होती हैं, एक्सरेज जहां से निकलती हैं, उसके आगे ऐसे ये पेशेंट सब्जेक्ट हाथ ऐसे करके रख देते हैं। ठीक है जी। अब यहां पे एक्सरेज पड़ती हैं, पीछे होती है जनाब फोटोग्राफिक प्लेट जिस पे एनर्जी पड़ती है, एक्सरेज हाई एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हाई एनर्जी फोटोन है। तो जब एक्सरेज पड़ेंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे दबा डाल देंगे, तो यहां से ऐसे हाथ आप रखेंगे, ऐसे रख दिया। अब ये बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लाइट कलर की होती है एक्सरे फिल्म, अगर आप एक्सरे देखा होगा आपने कभी। तो जनाब यहां से एक्सरे पढ़ के जाएंगी, यहां पे डायरेक्ट एक्सरेज पड़ेंगी, ज्यादा दबा डालेंगी, इसको बिल्कुल डार्क कर देंगी। यहां पे एक्सरेज पड़ेगी, जो मेरी हड्डी है ये बिल्कुल एक्सरेज को ब्लॉक कर लेगी। तो इसके नीचे एक्सरे फिल्म का कलर लाइट रहेगा, ओरिजिनल कलर रहेगा। यहां पे जो फ्लैशी पोर्शन है, जहां पे गोश्त है, जो ये कुछ एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ यहां से गुजर के जाने में कामयाब हो जाएंगी। तो जो एक्सरेज गुजर के जाने में कामयाब हो जाएंगी, थोड़ी सी होंगी चूंकि, तो हल्का सा दबाव पड़ेगा। तो वहां से देख के पता चल जाएगा यहाँ पे ये गोश्त है, ये हड्डियों वाला हिस्सा है। अगर हड्डी खुदा न खास्ता टूटी हो, क्रैक हो, यहाँ पे वहां से एक्सरेज गुजर जाएंगी तो वहां से पीछे दबा पड़ जाएगा, तो हल्का सा क्रैक भी आपको एक्सरेज में नजर आ जाएगा। ये शैडो टेक्निक कहलाती है क्योंकि यहाँ पे एक्सरे ऐसे आते हैं तो पीछे एक तरह से साया सा बन जाता है या इमेज बन जाता है। जो ये तो है जनाब जो टिपिकल एक्सरेज हैं। इसके अलावा जो ज्यादा जदीद एक्सरेज हैं, तो जरा बेहतर और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक जिसमें एक्सरे इस्तेमाल होते हैं मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल के तौर पे, वो है CAT स्कैनिंग या CT स्कैनिंग भी कहते हैं, कैट स्कैनिंग भी कई कह लेते हैं जो सही नहीं है। CAT स्कैनिंग या CT स्कैनिंग, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी या कंप्यूटर टोमोग्राफी। टोमोग्राफी में क्या करते हैं जनाब कि हम बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 डायमेंशनल इमेज बनाते हैं, एक्सियल बेस्ड। तो ये जरा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है। बेसिकली एक्सरेज इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आम जो शैडो टेक्निक है उसमें नॉर्मल एक्सरेज में एक्सरेज ऐसे आती हैं, यहां से गुजर के गए, सामने फोटोग्राफिक प्लेट है, इमेज बन गया, बस ठीक है।
लेकिन इसमें क्या करते हैं कि पैरेलल बीम्स की शक्ल में एक्सरे आती हैं ऐसे, और उनके सामने जो डिटेक्टर हैं वो भी ऐसे करके इस बीम को डिटेक्ट करेगा, ये वाला इसको करेगा डिटेक्ट, ये वाला इसको डिटेक्ट करेगा, ये वाला ऐसे करके फिर सब्जेक्ट यानी पेशेंट को यहां पे रखा जाता है। ज्यादातर दिमाग में जो एनामलस बिहेवियर अगर कोई है, एनामलीज है, उनको ऑब्जर्व करने के लिए टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। फिर इसके चारों तरफ इसे घुमाया जाता है ऐसे करके, ऐसे। तो 3 डायमेंशनल इमेज मिलता है सीटी स्कैनिंग से, जो जरा बेहतर और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। तो ब्रेन में अगर कोई अबनॉर्मेलिटी है, कोई जिसे कहते हैं कि वो गोमड़ या रसौली वगैरह है, या इस तरह की कोई इश्यूज हैं, ब्लड क्लॉटिंग है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। फिर ज़्यादा बेहतर करके इसको फिर सॉफ्टवेयर की मदद से कलर भी कर लिया जाता है डेंसिटी के लिहाज से, कि जी कोई इशू अगर है तो उसको आसानी से ऑब्जर्व कर लिया जाए। तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा जदीद टेक्निक है। तो ये तो है जनाब के मेडिकल डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर, या इंडस्ट्री में क्रैक वगैरह ढूंढने के लिए एक्सरे इस्तेमाल होती हैं। और ये इस वजह से कि हाई एनर्जी है तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पे धब्बा डाल देती हैं, मतलब इमेज क्रिएट करती हैं। तो जनाब आली उसके बाद ये मेडिकल यानी बायोलॉजिकल इफेक्ट्स एक्सरेज के क्या है। तो जनाब एडवांटेजेस में तो हमने डिस्कस कर लिया, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। देखिए जी, एक्सरेज कैन कॉज कैंसर, एक्सरेज कैन क्योर कैंसर। इलाज में भी मदद दे सकती हैं, ये कैंसर पैदा भी कर सकती हैं। इलाज में कैसे मदद देती हैं? कैंसर क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। जो अगर किसी जगह पे फॉल्ट पैदा हो जाए, कोई सेल अपना काम करना छोड़ गया, खराब हो गया, उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए। जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, वो एक मछली है, फिर उसने एक और मछली को गंदा कर दिया, एक और का अखलाक खराब कर दिया, एक और का करैक्टर खराब कर दिया, गंद बढ़ता जा रहा है, जैसे मुआशरे में बढ़ता है, एंट्रोपी बढ़ती है। तो ये जो एबनॉर्मल ग्रोथ है, एबनॉर्मेलिटी ग्रो कर रही है, ये ही कैंसर है। इसका इलाज क्या है? एक ही इलाज है कि वो जो शुरू कर रहा है, वो जो थोड़े से खराब हो गए हैं, जो नाकाबिले इलाज है, उनको गोली मार दी जाए, उनको ख़त्म कर दिया जाए, बस कला कमा कर दिया जाए, उनको फांसी दे दी जाए उनको। तो जो एबनॉर्मल सेल्स हैं उनको परमानेंटली डिस्ट्रॉय करें। एक्सरेज हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, हाई एनर्जी फोटोन है, तो वो उन सेल्स को परमानेंटली डैमेज करने में हेल्प कर सकते हैं। टारगेट करके फायर कीजिए। रेडिएशन की मदद से हम इलाज करते हैं कैंसर का। शौकत खान में वैसे वहाँ पर बीटा रेडिएशन ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, लेकिन आपने सुना होगा केमोथेरेपी, यही रेडिएशन की मदद से ही इलाज करना है। तो इलाज तो हो गया। एक्सरेज कैन काज कैंसर, कैंसर की वजह ये कैसे बन सकते हैं? बात ये है कि आप एक्सरे कराने गए, एक्सरे करा लिया आपने, जो एक दफ़ा कराया ज़िंदगी में, 2 दफ़ा 4 दफ़ा, खुदा न खास्ता हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़ी सारी उम्र। वो आदमी जो रोज़ एक्सरे करता है, जो मशीन का ऑपरेटर है, उसको तो एक्सरेज के सामने एक्सपोज होना पड़ता है। उस दुकान के साथ जो गुआंढी की दुकान है, वहाँ पर भी एक्सरेज का असर शायद जाता हो। तो होगा क्या, चूंकि हाई एनर्जी फोटोन है, हो सकता है कि आपके बॉडी में जो सेल्स हैं, उनमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से इतनी एनर्जी है इनकी कि इलेक्ट्रॉन निकाल के आयोनाइज कर दे। H2O पानी आपकी बॉडी में बहुत सारा है, तो ये H+ और OH- ये आयन पैदा कर देगा। ये तो कॉमन है, और भी कई सारे आयन पैदा कर सकता है। आयोनाइजेशन करता है, ये करवाते हैं एक्सरेज। तो क्या होगा, एक सेल आयोनाइज हो गया, अब उस पर चार्ज आ गया, ये क्या करेगा, अपने साथ वाले न्यूट्रल पार्टिकल्स को, उनके एटम्स को भी अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। हो सकता है उनमें से भी कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दे, या कोई इलेक्ट्रॉन उनमें घुस जाए, वो भी आयोनाइज हो गए। अब जो आयोनाइज होता जा रहा है वो अपना काम करना छोड़ता जा रहा है, हार्ड आराम में खट्टू होता जा रहा है। तो क्या हुआ, आगे से आगे ये आयोनाइजेशन बढ़ती जाएगी। तो नतीजा क्या होगा, एबनॉर्मल ग्रोथ। एक तो नॉर्मल ग्रोथ है ना जब आप बड़े होते हैं, ये एबनॉर्मल ग्रोथ है जो ज्यादा हो रही है, यही कैंसर का सबब बनती है। खास तौर पे जिन बच्चों में ग्रोथ हो रही है, प्रेग्नेंट है खवातीन, उनमें जो पेट में बच्चा है, वो अगर एक्सरे ज्यादा करवाए जाएं तो उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी पैदा हो जाएगी, वो बढ़ेगा बच्चा, उसके साथ ही वो एबनॉर्मेलिटी भी बढ़ेगी। जेनेटिकली जो जैसे म्यूटेशन ये बायो वाले पढ़ते हैं, तो ऐसे म्यूटेशंस भी हो सकती हैं। अब वो उनका इलाज कोई नहीं। और न्यूली ग्रोइंग सेल्स के लिए ये नुकसानदेह है। मर्दाना और जनाना बांझपन पैदा होता है। इन क्या कहते हैं कि जनाना बांझपन को लैक ऑफ फर्टिलिटी, और मर्दाना बांझपन के लिए इम्पोटेंसी भी हो सकती है इस एक्सरे की वजह से। तो ज्यादा एक्सरे करवाना भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। प्रेगनेंसी के दौरान भी, अंटिल कोई बहुत इमरजेंसी हो, उसके बगैर सजेस्ट नहीं किया जाता। इसलिए जो एक्सरे के एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो मशीन को ऑपरेट करने वाले हैं, उनको ज्यादा एहतियात करने की जरूरत पड़ती है।
तो जनाब ये एक्सरेज के एडवांटेजेस थे, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स थे, असरात, नुकसानात, फ़ायदे, काफ़ी ज़्यादा बहस हमने इस बार पे की। तो अगर कोई आपके क्वेश्चन हो इसी वीडियो पे कमेंट कीजिए, डिस्कस कीजिए, या मेरा नंबर है, जब मर्ज़ी आप रब्ता कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। अगर आप सुनते सुनते यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब है बहुत ही सब्र वाले आप हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी।